हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट और एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो कोर्स है एंटोमोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है। उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम जो हमारे ओल्ड क्वेश्चंस जो हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हैं, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम का जो लेवल है वो समझ में आ सके। एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको समझ में आ सके। तो देखिए, आज की हमारी जो ये क्वेश्चन सेशन की क्लास होने वाली है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, यानी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एआरओ का जो पेपर लगा था एंटोमोलॉजी का, कौन सी ईयर में, 2022 में लगा था, जिसकी एग्जाम डेट क्या रही थी, 30/08/2022। तो इस एग्जाम डेट को जो पेपर लगा था, आज हम क्या करने वाले हैं, उसी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम विद एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम का लेवल समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में जो आपके पेपर में था, इसमें देखो था आपके क्या है, इन विच इंसेक्ट ऑर्डर फ्रंट एंड हाइंड विंग्स आर द सेम इन शेप एंड साइज। कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर है जिसके अंदर हाइंड विंग्स और फोर फोर विंग्स कैसे हैं, दोनों की साइज भी सेम है, और क्या है, उनका जो शेप है वो भी सिमिलर होती है। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर होता है जिनके अंदर साइज और शेप सिमिलर होती है? तो देखिए, इसका आंसर जो होगा वो आपके पास में होगा आइसोप्टेरा। ठीक है, इसका अगर हम वर्ड मीनिंग देखते हैं, आइसो आइसो का मतलब होता है सिमिलर, या हम बोले सेम। ठीक है, और जो है इसका टेरा, टेरा का मतलब क्या होता है, विंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा आइसोप्टेरा। क्यों जाएगा? क्योंकि आइसो, इस वर्ड, इसमें जो आइसो वर्ड है, आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, और टेरा जो वर्ड है, टेरा वर्ड का मतलब होता है विंग, मतलब सिमिलर विंग्स वाले ऑर्डर को क्या कहा जाता है, आइसोप्टेरा। और आइसोप्टेरा में बेसिकली कौन आता है, इसमें आती है आपके पास में टर्माइट्स। ठीक है, इसमें कौन से इंसेक्ट आते हैं, टर्माइट्स आते हैं। देखो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, रिसेंट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, जो अपना ऑर्डर क्या है, आइसोप्टेरा है। ठीक है, जो ऑर्डर आइसोप्टेरा है वो प्रेजेंट में क्या हो गया है, प्रेजेंट ऑर्डर क्या हो गया है, आइसोप्टेरा चेंज होकर के ये हो गया है आपके पास में ब्लैटोडिया। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। ब्लाटोडिया, अब पहले तो ये क्या था, आइसोप्टेरा था, अब चेंज होकर के क्या हो गया, ब्लाटोडिया हो गया है। और इस ब्लाटोडिया में अब कौन कौन से इंसेक्ट आने लगे हैं? एक तो क्या आएगा आपके पास में, टर्माइट आएगा। ठीक है, प्लस क्या आएगा इसमें, कॉकरोचेस को क्या कर दिया गया है, इसमें रख दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको एक चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, और होमोप्टेरा जो आते हैं, इसमें कौन से इंसेक्ट आते हैं, इसमें आते हैं आपके पास में सकिंग पेस्ट्स। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, सकिंग इंसेक्ट्स आते हैं। अब देखो, इसके बाद में जो आपकी इंपोर्टेंट है वो क्या है, न्यूरोप्टेरा। न्यूरोप्टेरा में कौन आते हैं आपके पास में, इसमें आएगा आपके पास में ग्रीनलेस विंग। ठीक है, इसमें आते हैं ग्रीनलेस विंग्स। और हाइमेनोप्टेरा में कौन आते हैं आपके पास में, एंड्स, बीज एंड वास्प। तो इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन से कई सारे कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग निकल करके आते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला था वो क्या था, आइसोप्टेरा। की कौन से इंसेक्ट ऑर्डर के अंदर हाइंड विंग्स और फोर विंग्स जो होते हैं, दोनों की साइज और शेप कैसे होती है, सिमिलर होती है, तो वो कौन सा हो गया, आइसोप्टेरा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होमोप्टेरा भी बोलेंगे, लेकिन ये क्या है, होमोप्टेरा क्या है, सब ऑर्डर होता है, ऑर्डर नहीं होता, ये सब ऑर्डर है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं जाएगा। आंसर क्या जाएगा इसका, आइसोप्टेरा आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, some insects are able to avoid freezing because they can withstand supercooling as they possesses some cryoprotective compounds, ठीक है, इन देयर टिश्यू लाइक। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसका मतलब क्या है, कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि काफी ठंड वाले हिस्से में भी क्या कर सकते हैं, उनकी बॉडी को जमने से बचाने के लिए उनकी बॉडी में क्या क्या पाए जाते हैं, कुछ क्रायो प्रोटेक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। क्रायो प्रोटेक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कि कुछ ऐसे कंपाउंड जो इंसेक्ट को लो टेम्परेचर पे फ्रीज होने से बचाते हैं। ठीक है,
तो ऐसे कौन कौन से अपने पास में कंपाउंड है, तो देखो आपके आरपीएससी का ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इंसेक्ट में सोर्बिटोल भी पाया जाता है, ग्लिसरॉल भी और एरिथ्रोटोल भी पाया जाता है। ठीक है, तीनों ही कंपाउंड क्या होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेटिव कंपाउंड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। लेकिन आरपीएससी ने क्या किया था, फाइनल आंसर की में इसको क्या कर दिया था, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसके अंदर ये तीनों ही कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रायो प्रोटेक्टिव कंपाउंड है, जो इंसेक्ट को क्या होने से, लो टेम्परेचर या टेम्परेट जो एरियाज है वहां पर उसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी हीमोलिम्फ जो होती है उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोर्बिटोल, ग्लिसरॉल और एरिथ्रोटोल, ये तीनों ही कंपाउंड इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद देखो, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई हमने आरपीएससी एआरओ और आरपीएससी डबल एआरओ का जो आपकी वैकेंसीज आई हैं जो किससे रिलेटेड है भाई, एंटोमोलॉजी से जो रिलेटेड हैं उनके लिए जो है कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। देखिए कोर्स के अंदर हम आपको बता दें, एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स रहने वाला है इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाली हैं, टॉपिक वाइज आपको क्या मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मेजर टेस्ट ही मिलेगा। और सबसे खास बात जो है इस कोर्स की, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एंटोमोलॉजी प्लस राजस्थान जीके। ठीक है, इसमें क्या मिलने वाला है, एंटोमोलॉजी प्लस राजस्थान जीके आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। इस 7000 के अंदर आपको राजस्थान जीके भी मिलेगा प्लस एंटोमोलॉजी भी कंप्लीट मिलेगी विद सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका इसमें कवर होता है वो सारी की सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस तरह की क्लासेस देखने के लिए या कोर्स में ज्वाइन होने के लिए एग्री पावर जयपुर जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है, देन वहां पर खुद को रजिस्टर करने के बाद में फिर आप जो है इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट हम देने वाले हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, देखो फैकल्डिटी इज, कि फैकल्डिटी क्या होती है। देखो फैकल्डिटी क्या होती है, क्वेश्चन काफी छोटा है लेकिन काफी क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके पीछे क्या है, कॉन्सेप्ट है काफी। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, द रेट एट विच फीमेल प्रोड्यूस ओवा। देखो फैकल्डिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी फीमेल के द्वारा क्या किया जाना, एगलिंग किए जाने की जो प्रोसेस होती है उसको फैकल्डिटी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं, द रेट एट विच फीमेल प्रोड्यूस ओवा, एक तो स्टेटमेंट इसका ये है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या है, द रेट एट विच फीमेल प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, दैट इज एग्जांपल फर्टिलाइज्ड एग्स। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास में ये है। थर्ड क्या है, बोथ ए एंड बी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, नन ऑफ दिस। तो देखो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया फेकंडिटी क्या होती है, किसी भी फीमेल की एग प्रोड्यूस करने की जो क्या होती है या एग लेइंग करने की जो क्षमता होती है या जो उसमें कैपेसिटी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फेकंडिटी। और यहाँ पे आपको क्या कह रहा है सेकंड ऑप्शन में, द रेट एट विच फीमेल प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। देखो अगर इंडिविजुअल को अगर पैदा कर रही है कोई फीमेल तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आपके आएगा पार्थेनोजेनेसिस में आता है। ठीक है, और वो कौन सी इंडिविजुअल को अगर कोई फीमेल प्रोड्यूस कर रही है तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ओवोविविपेरिटी। तो इस हिसाब से ये वाला तो ऑप्शन सही नहीं बैठता है इसमें। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, द रेट एट विच फीमेल प्रोड्यूस ओवा इज नोन एज फेकंडिटी। आई बात समझ में। यहां पर ये नहीं आएगा क्योंकि अगर कोई फीमेल डायरेक्ट इंडिविजुअल्स को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, डायरेक्ट इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस जो होती है वो ओवोविविपेरिटी कहलाता है, जो कि एक पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोडक्शन का टाइप है। बेसिकली ओवोविविपेरिटी में क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो यंग वंस को जन्म देती है। ठीक है, तो वो बेसिकली किस में आता है, पार्थेनोजेनेटिकली प्रोसेस में आता है, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन इसके लिए सुटेबल नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्या होगा इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द थ्रिप्स। तो थ्रिप्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो दे हैव फ्रिंज्ड विंग्स विद लॉन्ग हेयर्स।
तो हम सभी को पता है कि थ्रिप्स जो होते हैं उनके अंदर विंग का टाइप कैसा होता है, फ्रिंज टाइप का ही विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रिंज टाइप के क्या होते हैं, उनमें विंग्स पाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो क्या है, करेक्ट है। इसमें हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, देन इसके बाद में क्या हो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हैव रेस्पिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। ठीक है भाई, रेस्पिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट जो होते हैं पाए जाते हैं किसमें, थ्रिप्स में पाए जाते हैं। इस रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप को ही क्या कहा जाता है, लेसरेटिंग। इसी को ही क्या कहा जाता है, लेसरेटिंग एंड सकिंग टाइप। इसी को क्या कहा जाता है, लेसरेटिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसके रिगार्डिंग सही है। थर्ड हमारा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि हैव टू सेगमेंटेड टारसाई विदाउट क्लोज। तो देखो, टू सेगमेंटेड टारसाई विदाउट क्लोज जो है भाई, क्लोज पाए जाते हैं। तो इसमें ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। ठीक है, और हमसे इसमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द थ्रिप्स। तो थ्रिप्स के रिगार्डिंग के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें फ्रिंज विंग्स पाए जाते हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, रास्पिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स जो पाए जाते हैं, ये भी सही है। इस रास्पिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट को ही लेसरेटिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट भी कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, सी जो है इसमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ही ज्यादा कैसा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, इसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाई करनी है, और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करोगे तभी आपके एआरओ डबल एआरओ जैसे एग्जाम्स जो हैं वो आपके क्लियर हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो थोड़ा सा क्या है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको धीरे धीरे पढ़ करके समझेंगे। क्या है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इज रिगार्डिंग स्टोरेज हाउस टू मैनेज स्टोर ग्रेन पेस्ट। ठीक है, तो देखो यहां पे कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से क्या है, गलत होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से क्या है, गलत है। तो हम पढ़ते हैं एक एक को। ठीक है, देन फिर हम क्या करते हैं, इसमें से बताते हैं आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो देखो सबसे पहले, टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन 15 टू 14 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी मेंटेन बिलो 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ, 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, जो ह्यूमिडिटी का लेवल है हमेशा बिलो 10% ही रहना चाहिए। ठीक है, मतलब मॉइस्चर कंडीशन और ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए उसके अंदर, 10% से कम ही होना चाहिए। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो कैसा है, राइट है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल शुड बी मेंटेन बिलो 1%। हाँ, ऑक्सीजन का लेवल भी क्या होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टोर ग्रेन पेस्ट होते हैं वो ऑक्सीजन लेवल के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे क्या होती है, ऑक्सीजन का लेवल रहता है, तो उनका डैमेज नहीं देखा जाता। तो इस हिसाब से क्या है, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, सही है। जबकि हमको क्या बताना है, इसमें इनकरेक्ट बताना है कि इनमें से, इन स्टेटमेंट में से गलत वाला कौन सा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर शुड बी फ्यूमेंगेटेड आइदर इथिलीन ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ये भी सही है। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है या गोडाउन्स हैं या कोई कंटेनर है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली फ्यूमिगेटेड होना चाहिए। किसके साथ में हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं उसका, इथाइलिन ब्रोमाइड या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के साथ में हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, किसी भी गोडाउन का या कंटेनर का। तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो भैया इसमें रोंग कौन सा हो जाएगा, रोंग हो जाएगा आपका ये वाला। ये कौन सा है, फर्स्ट वाला है। अब रोंग क्यों हुआ, क्योंकि देखो किसी भी इंसेक्ट को अपना प्रॉपर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है लगभग 25 टू 30
5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर रहता है वो उसका टेम्परेचर प्रिफेंडम कहलाता है। ठीक है, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो वहां तक इंसेक्ट क्या करता है, इजीली सरवाइव कर सकता है। तो इस हिसाब से ये वाला जो है आपके पास में रॉन्ग है। अगर आप इतना टेम्परेचर रखोगे तो इंसेक्ट इजीली ग्रो कर सकता है इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंसेक्ट के लिए सूटेबल टेम्परेचर हो जाएगा। अगर आपने गोडाउन में इतना टेम्परेचर अगर हम रखते हैं तो इंसेक्ट क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, हमेशा जो स्टोरेज हाउस होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर हमेशा कैसा रखा जाता है, लो टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, वहां पर इंसेक्ट की ग्रोथ ना रहे। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। ठीक है, देन इसके बाद में देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और वो भी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जैसे बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो क्या था, देखो ये द मस्टर्ड साफ्लाई। ठीक है, मस्टर्ड साफ्लाई क्या होती है, एथेलिया ल्यूजेंस प्रोक्सिमा। ठीक है, ये क्या होती है, एथेलिया ल्यूजेंस प्रोक्सिमा लेज एग, कि इसकी एगलिंग कहाँ होती है। तो देखो सबसे पहला तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसकी एगलिंग कहाँ होती है। तो देखो कहाँ कहाँ होती है इसकी एगलिंग, एक बार हम डिस्कस करते हैं इसके स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो पहले स्टेटमेंट क्या है, अलोंग द अंडर साइड ऑफ द लीफ मार्जिन। ठीक है, अलोंग द अपर साइड ऑफ द लीफ मार्जिन। ठीक है, इनसाइड द टिश्यू ऑफ द लीव्स, और इनसाइड द टिश्यू ऑफ द स्टेम। हमारे पास में चार अलग अलग क्या हैं ये स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, क्वेश्चन को क्या करें, टिक करें, तो पहले आपको चारों के चारों ऑप्शन क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, उनको अच्छे से रीड आउट करना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्वेश्चन का प्रॉपर मीनिंग पता चलेगी क्या पूछना चाहता है। इसने पूछा है कि मस्टर्ड साफ लाएगी एग लेइंग साइट कौन सी है, कि मस्टर्ड साफ लाई जो है एग कहाँ पर लेइंग करती है। तो भैया इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा अलोंग साइड द अंडर साइड, अलोंग द अंडर साइड। ठीक है, कहां पर, लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन की अंडर साइड की तरफ जो एगलिंग होती है वो किसकी होती है, मस्टर्ड साफ्लाई, एथिलिया प्रोक्सिमा ल्यूजेंस। और ये क्या है, इसका अगर हम बात करते हैं ऑर्डर, ये कौन से ऑर्डर में आती है, ये आती है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में मस्टर्ड साफ्लाई आती है। ठीक है, और देखो इसकी फैमिली की अगर हम बात करें, इसकी फैमिली होती है टेंथ्रेडिनिडी। ठीक है, टेंथ्रेडिनिडी इसकी फैमिली होती है। और इसके रिगार्डिंग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, इसमें आपसे जो है एंटीना का टाइप भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो एंटीना इसमें कैसा होगा, यूनिपेक्टिनेट। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, एंटीना का टाइप भी पूछा जाता है। तो एंटीना का टाइप कौन सा हो जाएगा, यूनिपेक्टिनेट। और इसके अंदर क्या होते हैं, जो इसका लार्वा जो होता है, ठीक है, लार्वा में क्या पाए जाते हैं, 8 पेयर्स ऑफ प्रोलेग्स। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। और हाइमेनोप्टेरा में पाए जाने वाला ये क्या है, एक एक्सेप्शनल इंसेक्ट है जो क्या करता है, डैमेज कोस करता है। ठीक है, ये क्या है, डैमेजिंग इंसेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, डैमेजिंग इंसेक्ट है। और अर्ली स्टेजेस में क्या है ये, अर्ली स्टेजेस में क्या आता है, इसका डैमेज आपको देखने के लिए मिलता है क्रॉप के ऊपर। ठीक है, और ये कैसा होता है, इसका जो लार्वा जो होता है वो कैसा होता है, डिफोलिएटर होता है। इसका लार्वा कैसा होता है, डिफोलिएटर होता है। तो देखो इस एथिलिया प्रोक्सिमा ल्यूजेन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ये एक तो ये आपसे पूछा गया है कि इसकी एगलिंग कहाँ होती है। तो एगलिंग कहाँ होगी, इसकी अंडर साइड द लीफ मार्जिन होगी। देन इसके बाद में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका हाइमेनोप्टेरा हो जाएगा। देन अगर इसकी फैमिली पूछी जाती है तो फैमिली क्या हो जाएगी, टेंथ्रेडिनिडी हो जाएगी। देन इसका एंटीना अगर आपसे पूछा जाता है तो यूनिपेक्टिनेट होगा। अगर लार्वा का टाइप पूछा जाता है तो 8 पेयर्स ऑफ प्रोलेग्स जो है लार्वे
बॉडी में पाए जाते हैं। ये क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका प्यूपेशन कहाँ होता है, ठीक है, अगर आपसे इसका प्यूपेशन के लिए पूछे तो प्यूपेशन कहाँ होता है, इनसाइड द सोइल, ठीक है, इनसाइड द सोइल इसका प्यूपेशन होता है। तो ये भी आपको यहां से पता चल गया। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन आपको जो पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने इस स्लाइड पे क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो, आपकी जो तैयारी आप कर रहे हैं एंटोमोलॉजी से रिलेटेड, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही जैसे ARO ARO हो, तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया है। देन इसके बाद में हमने ICR ASRB नेट का जो एग्जाम लगता है, जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी MSc या MSc कंप्लीट हो चुकी है या PhD वो कर रहे हैं, PhD कंप्लीट हो चुकी है, बट अगर वो क्या करना चाहते हैं, नेट को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। देखो, कोर्स जो रहने वाला है ये, इसमें कंप्लीट आपका जो नेट का ASRB का जो सिलेबस है, नेट का सिलेबस जो है उसको हमने पूरे को क्या किया है, इसमें कवर किया है, ठीक है। कोर्स में जो आपको मिलने वाली है, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सभी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक टॉपिक के PDF आपको मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर भी आपको हम देंगे, सारी की सारी चीजें हैं मात्र कितने में, 5000 में। देखिए, क्वालिटी के साथ में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, इसलिए आपको अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आप जरूर इस कोर्स को परचेज कीजिए, अपनी तैयारी को इफेक्टिव बनाइए, ताकि आपको क्या होगा, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। इसको कोर्स को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एग्री पावर जयपुर का ये जो आपको लोगो दिख जाएगा, एग्री पावर जयपुर कोचिंग को का जो लोगो है वो आपको नजर आ जाएगा। आप प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से जैसे ही आप कोर्स में रजिस्टर करेंगे, देन आपको फोल्डर दिख जाएगा एंटोमोलॉजी का, वहां पे ये सारे कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, हम ये जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, एक मैं आपको बेसिक कुछ बता देता हूँ इन कोर्स के रिगार्डिंग। ये जो कोर्स ऑफर हम कर रहे हैं, ये किससे कौन से सब्जेक्ट के हैं, सभी एंटोमोलॉजी के हैं, ठीक है। इस एंटोमोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके है, एक तो ICAR ASRB नेट वाला जो कोर्स है, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कोर्स रहने वाला है। इस कोर्स का प्राइस जो रहने वाला है, मात्र 5000 रुपीज आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी नए नए हैं, जो BSc के अंदर हैं और क्या चाहते हैं, ICR JRF एंटोमोलॉजी से प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं, उनके लिए भी क्या है, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। देखो, ये जो कोर्स है ICR JRF एंटो का, ये जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आपको एंटोमोलॉजी प्लस निमेटोलॉजी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जो आपके एग्जाम का सिलेबस जो होता है, JRF का जो सिलेबस होता है, उस पर बेस्ड होगा। कंप्लीट एंटोमोलॉजी और कंप्लीट निमेटोलॉजी उसमें हम आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। इस कोर्स का जो आपका प्राइस रहने वाला है, वो रहने वाला है 7000 रुपीज रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, राजस्थान से हैं और RPSC और ARO ARO की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी कोर्स की क्या रहने वाली, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एंटोमोलॉजी और GK, राजस्थान GK जो रहने वाला है, कंप्लीट इसमें रहने वाला है, ठीक है। कंप्लीट एंटोमोलॉजी जो आपके RPSC बेस्ड सिलेबस है, सिलेबस बेस्ड कंप्लीट एंटोमोलॉजी हम आपको इसमें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। कंप्लीट राजस्थान GK आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसका भी हमने प्राइस कितना रखा है, 7000 रुपीज रखा है, ठीक है। और देखो, इसके अलावा जो स्टूडेंट स्टेट PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अलग अलग क्या होते हैं एग्जाम लगते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, PhD एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें क्या होते हैं, पर्टिकुलर एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस होता है वो सभी स्टेट्स के लिए कैसा है, लगभग सेम ही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो स्टेट PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने क्या किया है, कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी भी प्राइस क्या रहने वाली है, 5000 रुपीज आपकी रहने वाली है। और देखो, कोर्स के जो बेसिक फीचर है, उन फीचर्स में क्या है, एक तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्लस PDF हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। और हर एक टॉपिक के आपको क्या मिलेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे, ये भी आपके इस कोर्स में फ्री रहने वाला है। देन इसके बाद में आपको 25 मेजर मॉक टेस्ट मिलेंगे बिफोर 3 मंथ ऑफ एग्जाम। 3 मंथ एग्जाम के 3 महीने पहले आपको क्या होगा, 25 मेजर मॉक टेस्ट भी आपको इसमें हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये भी कैसा रहने वाला है, इसमें
फ्री रहने वाला है, ठीक है। और इसी के अंदर हम क्या देंगे, ओल्ड पेपर एनालिसिस वीडियोस ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस। तो ये सारा का सारा आपके इन प्राइस के अंदर क्या रहने वाला है, पूरा सब कुछ फ्री रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई अलग से क्या नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको अलग से कोई भी टेस्ट सीरीज या कुछ और चीजें आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। ये सारी की सारी फैसिलिटी हम एक ही कोर्स में आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। कोई भी आप कोर्स लीजिए, उसमें सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पल्स फीडर पेस्ट। तो देखो इसमें क्या है कि पल्सेस का मेजर इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है जो क्या करता है, पल्स को पल्सेस के ऊपर फीड करता है। ये इसमें इसका आंसर तो आपको कई लोगों को ऑलरेडी पहले से पता भी होगा, ठीक है। तो देखो, राइजोपार्था डोमिनिकाना होता है क्या, नहीं, ठीक है। ये क्या नहीं होता, इसका पल्सेस का नहीं होता। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, देखो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है, ये पॉलीफेगसी कैटेगरी में आता है, बट ये भी क्या है कि इसको हम पल्सिस का मेजर फीडर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्लोडिया इंटरपंक्टेला जो है ये इंडियन मील मोथ होता है, बट ये भी क्या नहीं है, पल्सिस का फीडर नहीं है। सभी को आपको अच्छे से पता है कि पल्सेस के ऊपर फीडिंग करने वाला जो इंसेक्ट है वो कौन सा है, कैलोसोब्रुकस चाइनेंसिस है, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, कैलोसोब्रुकस चाइनेंसिस होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन बात करें राइजोपरथा डोमिनिकाना की, ठीक है, तो वो क्या है आपके पास में, लेजर ग्रेन बोरर है। ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है, लेजर ग्रेन बोरर, ठीक है। इसके बाद में देखो, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, इसको आपको क्या कहा जाता है, खपरा बीटल। इसको क्या कहा जाता है, खपरा बीटल कहा जाता है। प्लोडिया इंटरपंक्टेला जो होता है ये क्या होता है आपके पास में, इंडियन मील, इसको किस नाम से जाना जाता है, इंडियन मील मोथ के नाम से जाना जाता है। कैलोसोप्रोकस चाइनेंसिस को किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है आपके पल्स बीटल के नाम से, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, पल्स बीटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका ऑर्डर की, तो ये कौन से ऑर्डर से आता है, ये आते हैं कोलियोप्टेरा, ठीक है। ये भी कौन से ऑर्डर से आता है, कोलियोप्टेरा। ये मोथ जो है आपके पास में कौन से ऑर्डर से आता है, ये आता है लेपिडोप्टेरा। ये भी कौन से ऑर्डर से आता है, कोलियोप्टेरा, ठीक है। एक तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है। देन आपको एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है, इसकी फैमिली पूछी जा सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फैमिली पूछी जा सकती है, तो इसकी फैमिली जो होगी वो क्या होगी, ब्रूचीडी। इसकी फैमिली क्या हो जाएगी भाई, ब्रूचिड इसकी फैमिली हो जाती है। ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, कोलियोप्टेरा। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, पल्स बीटल, और साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, कैलोसोब्रुकस चाइनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये भी क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बहुत ही ज्यादा कैसे क्या रहने वाला है, इफेक्टिव रहने वाला है। क्यों रहने वाला है इफेक्टिव, क्योंकि यहां से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको हमारे पास में क्या दिए हुए हैं, दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट को क्या करना है, आपस में मैच करना है, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ में राइट बैठता है, ठीक है। और क्या करना है, फिर हमको ये जो कोड दिए हुए हैं इस कोड के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसका आंसर लगाना है। तो देखो क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय द यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो हमको लिस्ट दी हुई है ये इन इंसेक्ट्स के साथ में क्या है, ये इनका एंटीना है। तो कौन सा एंटीना कौन से इंसेक्ट में पाया जाता है, इसको हमको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास में दो टाइप के एंटीना होते हैं। एक तो होता है सिटेशियस, ठीक है। सिटेशियस टाइप का जो एंटीना है, सिटेशियस टाइप का एंटीना है, इसी का ही मॉडिफिकेशन कौन होता है, सिटेशियस टाइप का एंटीना जो होता है ना, उसी का ही मॉडिफिकेशन कौन होता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है आपके पास है फिलीफॉर्म एंटीना, ठीक है।
सिटेसियस टाइप के एंटीना जो होते हैं उनका मॉडिफिकेशन कौन होता है, फिलिफॉप टाइप का एंटीना होता है। ठीक है, तो यहां से ये अपने पास में क्या बनता है, एक कॉन्सेप्ट बनता है। ये आपको किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है। एक चीज में और आपको बता दूं, ये आपको किसी भी बुक में, नॉर्मल जो आप बुक्स पढ़ते हैं इनमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो कि फिलिफॉर्म टाइप का जो एंटीना होता है वो वास्तव में किसका मॉडिफिकेशन होता है, सिटेसियस टाइप के एंटीना का ही मॉडिफिकेशन होता है। चलो अब हम कहां चलते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो आपसे पूछा हुआ है फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म एंटीना जो होता है वो कौन से इंसेक्ट में पाया जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम। क्या साफ्लाई के अंदर फिलीफॉर्म एंटीना पाया जाता है क्या, नहीं। साफ्लाई में कौन सा एंटीना पाया जाएगा, साफ्लाई के अंदर आपके पास में पाया जाता है, बताओ, पैक्टिनेट टाइप का एंटीना पाया जाएगा। ठीक है, साफ्लाई में कौन सा एंटीना पाया जाएगा, पैक्टिनेट टाइप का एंटीना पाया जाता है। ठीक है, देन कॉकरोच में कौन सा एंटीना पाया जाएगा, कॉकरोच में कौन सा एंटीना पाया जाता है। आपने सभी ने आज तक कॉकरोच में सिटेसिस टाइप का एंटीना ही पढ़ा है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में यही बताया है कि सिटेसियस टाइप का जो एंटीना होता है वो वास्तव में फिलीफॉर्म टाइप के ही मॉडिफिकेशन होता है। कुछ कॉकरोच की कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिनमें फिलीफॉर्म टाइप के एंटीना भी पाए जाते हैं, और जो फिलीफॉर्म टाइप का एंटीना है वो वास्तव में सिटेसिस का ही क्या होता है, एक तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें सभी सेगमेंट कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, जबकि सिटेसिस में क्या होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं वो इसकी टर्मिनल एंड पे इनकी साइज बहुत कम हो जाती है। तो देखो क्या होगा, इस हिसाब से अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फिलीफॉर्म टाइप का जो एंटीना है वो किसमें होगा, आपके कॉकरोच में पाया जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद में हम बात करते हैं मोनालिफॉर्म एंटीना। देखो मोनालिफॉर्म एंटीना जो है वो बेसिकली किसमें पाया जाता है, आपके पास में ये पाया जाता है आपके पास में टर्माइट्स में। ठीक है, मोनालिफॉर्म एंटीना जो होता है किसमें पाया जाता है, टर्माइट्स में। और इसके बाद में आपके पास में क्या बच गया, क्लेवेट। क्लेवेट एंटीना जो होगा वो किसमें पाया जाएगा, आपके पास में बटरफ्लाइज में। तो देखो फर्स्ट में आपके क्या आएगा, थर्ड आएगा। फर्स्ट में फिलीफॉर्म एंटीना किसमें होगा, कॉकरोच में। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाला कौन कौन है, दो ऑप्शन में जो है, एक देखो इसके अंदर आपके पास में ए में क्या है, थर्ड है। ठीक है, ये वाला सही है। देन इसके बाद में बी, पैक्टिनेट एंटीना। पैक्टिनेट एंटीना किसमें पाया जाता है, साफ्लाई में। तो बी में क्या आएगा आपका, फर्स्ट आएगा। तो इस हिसाब से ये वाला भी सही है। ठीक है, देन सी में क्या है, मोनालिफॉर्म एंटीना, जो कैसा है, टर्माइट्स में है, यानी कि फोर्थ पे है। ये भी कैसा है आपका, सॉरी फिफ्थ पे है, ये भी आपका ठीक है। देन क्लेवेट टाइप का जो एंटीना है किसमें है, ये बटरफ्लाइज में। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको क्या होता है उनको समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन सा जो मैच है वो कौन सा सही जाएगा, ए वाला। ठीक है, या फर्स्ट नंबर का जिसमें है थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ और सेकंड। आई बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट जनरेशन बीटी कॉटन कंटेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, बीटी का जो फर्स्ट, बीटी कॉटन की जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या पाया जाता था। तो देखो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्राई 1AC। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर, क्राई 1AC जो है वो फर्स्ट जनरेशन के बीटी कॉटन्स में क्या होता था, पाया जाता था। ठीक है, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ प्रोक्सोपर। देखो क्या है, प्रोपोक्सर का जो क्या है हमारे पास में केमिकल नेम है, जिसको क्या कहा जाता है, बेगोन कहा जाता है। तो बेगोन जो है वो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं किस तरीके का इंसेक्टिसाइड है, कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, किस तरीके का इंसेक्टिसाइड है, ये कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास में, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2 आइसो प्रोपोक्सीफेनिल मैथिल कार्बामेट। क्या हो जाएगा, 2 आइसो प्रोपोक्सीफेनिल मैथिल कार्बामेट जो होता है वो क्या होता है आपके पास में, प्रोपोक्सर, या इसको बेगोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देन इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट इन्फेस्ट द शुगर कैन इन द फील्ड। यहाँ पे आपको
शुगर केन मैट का क्या पूछा गया है, साइंटिफिक नेम पूछा गया है। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या होता है आपके पास में, शाइजोटेट्रानिकस एंड्रोपोगोनी। क्या होगा, शाइजोटेट्रानिकस एंड्रोपोगोनी जो है वो क्या होती है, शुगर केन माइट होती है, जो क्या करती है शुगर कैन को फील्ड कंडीशन में क्या करती है, शुगर कैन की लीव्स के ऊपर डैमेज कोज करती हुई आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें, ग्रुप ऑफ स्पीशीज एक्सप्लॉइटिंग अ कॉमन रिसोर्सेज इन अ सिमिलर फैशन। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके कहां से पूछा गया है, ये आपके पूछा गया है इकोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जिसमें क्या पूछा गया है कि कोई एक स्पीशीज जो होती है, ठीक है, वो क्या कर रही है, एक किसी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रही है, कैसे सिमिलर फैशन के अंदर। तो इस तरीके का जो रिलेशन है इकोलॉजी में वो क्या कहलाता है, या इस तरीके की जो स्पीशीज हैं उनको क्या कहते हैं। तो इस तरीके का जो ग्रुप है अपने पास में, इसको क्या कहा जाता है, यूलिड कहा जाता है। ठीक है, ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये फिर से आपसे जो है पूछा जा सकता है कि किसी ग्रुप स्पीशीज के अंदर जो क्या करते हैं, एक कॉमन रिसोर्सेज को कॉमन फैशन के अंदर क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन उसका करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की स्पीशीज या ग्रुप को क्या कहते हैं, गुलिड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, इसको भी हमको क्या करना है, ढंग से पढ़ना है पहले तो, क्योंकि ये भी क्या है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि क्या होगा, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है, और किस तरीके से करेंगे हमको इसके लिए क्या पता होने चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो देखो सम इंसेक्ट जैसे कि प्रेइंग मेंटिस, ठीक है, एंटरटेन एंड सरप्राइज अप विद देयर फैंटास्टिक लाइफ स्टाइल सच एस डिवोरिंग अ मेट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो देखो क्या होता है, जो प्राइंग मेंटिस होते हैं, प्रेइंग मेंटिस वो क्या करते हैं, जब उनकी मेटिंग होती है तब उसमें क्या होती है, फीमेल जो है मेटिंग के दौरान मेल को क्या कर लेती है, खा जाती है या कंज्यूम कर लेती है। तो इस हिसाब से क्या है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, कि प्रेइंग मेंटिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटिंग के दौरान क्या हो जाता है, फीमेल अपने जो मेट है यानी कि जो मेल है उसको क्या कर लेती है, मेटिंग के दौरान खा जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, देखो सम इंसेक्ट लाइक स्टिंक बग फ्लिट अराउंड रिलीजिंग डिसग्रेजिबल ऑर्डर इन डेंजर। देखो क्या होता है, स्टिक इंसेक्ट्स क्या होते हैं, जब उनको कभी डेंजर की सिचुएशन महसूस होती है तो वो क्या करते हैं, एक अजीब तरह की गंध या हम जिसको बोले बदबू को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो ये सा स्टिक इंसेक्ट में पाया जाता है। ये जो लाइन है ये भी कैसी है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि स्टिक इंसेक्ट क्या करते हैं, जब भी उनको क्या लगता है कि डेंजर की सिचुएशन जब भी होती है तो वो क्या करते हैं, खुद की बॉडी से क्या करते हैं, एक ऑर्डर का रिलीज करते हैं, जिससे क्या होते हैं कि वो उसके जो नेचुरल एनिमीज हैं, जो प्रीडेटर है वो क्या हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब देखो सम इंसेक्ट लाइक ड्रैगन फ्लाई लार्वा यूज अ जेट प्रपल्शन सिस्टम टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर। देखो ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा होता है, जिसको एक्चुअल में क्या कहा जाता है, नाइड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नाइड कहा जाता है, जो एक्चुअल में कैसा है, निम्फ है, और जो कैसा है, एक्वेटिक होता है। जो कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। ये क्या करते हैं, जेट प्रपल्शन का यूज किस लिए करते हैं, प्रेडेटर से बचने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में देखो सम इंसेक्ट लाइक डंग बीटल फ्लाई अगेंस्ट बर्निंग लाइट बल्ब और इनटू फायर्स। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है कि सम इंसेक्ट दैट इज डंग बीटल फ्लाई अगेंस्ट ड्यूरिंग लाइट बल्ब्स इनटू फायर। ठीक है, तो अब देखो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इसमें से देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है फर्स्ट ABC। जो लास्ट वाला डी वाला जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, डंग बीटल कभी भी लाइट की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट नहीं होते कि उसमें ही चले जाएं वो। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा इसके अंदर आपके सी,
ABC, ठीक है। तो इसमें जो तीनों है, तीनों सेंटेंस जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला जो है वो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर देखो एग्डाइसोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो एग्डाइसोन सिंथेसाइज कौन करता है, यहां पे बात किसकी हो रही है, एग्डाइसोन के सिंथेसिस की बात हो रही है। तो एग्डाइसोन का सिंथेसिस कौन करता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड करती है। अगर यही बात अगर क्या आती, PTTH, यानी कि अगर यही क्वेश्चन क्या पूछा जाता, प्रोथोरेसिको प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। पीटीटीएस जो है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। देखो यहां से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि एग्डाइसन हार्मोन का सिंथेसाइज तो कहां होता है, वो तो होता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड का, ग्लैंड में होता है। जबकि प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन का जो सिंथेसिस जो होता है, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है वो किस में होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या होता है एक्चुअल में, ब्रेन हार्मोन भी कहा जाता है। और ये प्रोथोरेसिकोट्रोपिक क्या करेगा, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन होगा वो किसको का एक्टिवेट करेगा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। किस लिए एक्टिवेट करेगा, एक्डाइसोन के सिंथेसिस के लिए इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग हार्मोन की क्या पता चल गई, मैकेनिज्म पता चल गई कि प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो कहाँ से सिंथेसाइज्ड होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। कि ब्रेन की जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं वो क्या बनाती है, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन बनाती हैं, जो क्या है एक तरीके का ब्रेन हार्मोन है। और ये ब्रेन हार्मोन क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। किस लिए एक्टिवेट करता है, एक्डाइसोन हार्मोन को बनाने के लिए, जिससे क्या होगी, क्या होगा, इससे मोल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, इससे क्या होती है भाई, मोल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग हार्मोन हैं जिनका क्या होता है, फंक्शनली जो होता है, फंक्शनली काम क्या होता है, टोटल मोल्टिंग प्रोसेस को स्टार्ट करवाने का। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्डाइसोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, कि एग्डाइसोन को कौन सिंथेसिस करता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन को कौन रिलीज करता है, कौन सिंथेसाइज करता है। तो सिंथेसाइज हमेशा कौन करता है, उसको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बनाती हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद देखो, एज पर क्लासिकल प्रैक्टिस इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंट्रोडक्शन ऑफ वाइडीलिया बीटल आर यूज्ड एज अ नेचुरल एनिमी टू कंट्रोल। सबसे पहले तो वाइडीलिया बीटल जो है, वाइडीलिया बीटल जो है वो क्या होता है, कौन सा बीटल है, ये है वास्तव में आपके रोडेलिया कार्डिनेलिस। ठीक है, ये क्या होता है, रोडेलिया कार्डिनेलिस होता है। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें फैमिली की, इसकी फैमिली होती है कॉक्सिनेलिडी। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर जो होता है वो क्या हो जाएगा, कोलियोप्टेरा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोलियोप्टेरा हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए यूज किया जाता है आपके पास में, कॉटनी क्वेश्चन स्केल के लिए यूज किया जाता है। इस कॉटनी क्वेश्चन स्केल का नाम होता है आइसीरिया 85। इसका नाम क्या होता है, आइसीरिया 85 इसका नाम होता है। वाइडीलिया बीटल जो है, रोडेलिया कार्डिनेलिस को सबसे पहले इसको नेचुरल एनिमीज के एज ए नेचुरल एनिमी की इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉटनी क्वेश्चन स्केल के अगेंस्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आरपीएससी एआरओ डबल एआरओ का जो कोर्स है हमारा, जिस भी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं। इसके बाद देखो, जो नर्व पॉइजन होते हैं वो कहाँ अफेक्ट करते हैं। ठीक है,
नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट पर अफेक्ट करते हैं? तो देखो नेक्रोटिक्स, एक्सोनिक पॉइजन और सिनेप्टिक। तो ये तीनों ही क्या होते हैं? नर्व पॉइजन की कैटेगरी में आते हैं, या ऐसे इंसेक्टिसाइड जो क्या करते हैं, इन तीनों ही पोजीशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो वो कैसे होते हैं? आपके नर्व पॉइजन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में Which mosquito's larvae stage does not have a siphon tube for respiration? कि इसमें से कौन से मच्छर की जो लार्वा होती है उसमें साइफन ट्यूब नहीं पाई जाती? तो इसका जो राइट आंसर आपके पास में होगा वो होगा इसमें सेकंड वाला होगा। ठीक है। एनाफिलिस स्टेफेंसी जो है इसके अंदर लार्वा में साइफन ट्यूब क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है। देन इसके बाद में देखो, Which one of the following insect is being used for mass rearing of Trichogramma species? भाई ये ट्राइकोग्रामा स्पीशीज क्या होता है? ये होता है आपके पास में एग पैरासिटोइड। ठीक है। ये क्या होता है आपके पास में? एग पैरासिटोइड होता है। और इस एग पैरासिटोइड की अगर आपसे क्या पूछी जाए फैमिली, तो वो क्या हो जाएगी? ट्राइकोग्रामेटिडी। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका में क्या हो जाएगा? हाइमेनोप्टेरा। इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाइमेनोप्टेरा इसमें ऑर्डर हो जाता है। तो ट्राइकोग्रामा स्पीशीज की मास रेयरिंग के लिए कौन सा सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट होस्ट कौन सा होता है? तो वो होता है आपके पास में कोरसाइरा सेफेलोनिका हो जाएगा। कोरसाइरा सेफेलोनिका जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है राइस मील मोथ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। राइस मिल मौत के नाम से क्या होता है? इसको जाना जाता है। जो क्या हो जाएगा आपके पास में? कोर्सायरा सेफेलोनिका, जो किसके लिए एज अ होस्ट काम में लिया जाता है? मास रेयरिंग में ट्राइकोग्रामा स्पीशीज के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद देखो, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको चूज करना है, वो कौन सा है? देखो पढ़ते हैं किक को सबसे पहले। रिकॉम्बिनेंट बेकुलोवायरसेस आर बीइंग constructed to increase the killing speed of them and reduce feeding capacity of the host। तो देखो, रिकॉम्बिनेंट जो बैकुलर वायरस है उनको इसलिए बनाया गया है ताकि उनकी एक्टिविटी को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके और होस्ट को जल्दी क्या किया जा सके? किल किया जा सके। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। देन इसके बाद में देखो क्या है, इन रिकॉम्बिनेंट बैकुलोवायरस जीन डिलीटेशन deletion never been be evaluated to observe efficacy and killing speed। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। इन रिकॉम्बिनेंट बेकुलोवायरस मेनी एक्सोजीनस जीन्स फ्रॉम डिफरेंट ओरिजन्स हैव बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है। इसमें क्या किया जा सकता है कि किसी रिकॉम्बिनेंट वायरस में अलग अलग डिफरेंट एक्सोजीनस को एक्सोजीनस जो जीन्स होती है उसको इसमें डाला जा सकता है। तो ये भी इसके लिए क्या है? सही है। और देखो, इन रिकॉम्बिनेटेड बेकुलोवायरस एक्सोजीनस जीन्स एनकोड इंसेक्टिसाइडल बायोएक्टिविटी सब्सटेंसेस सच एस न्यूरोटॉक्सिन हार्मोन एंड एंजाइम। तो इसके लिए ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसके अंदर ये वाला हो जाएगा जिसमें 1, 3rd एंड 4th वाला जो है वो राइट आंसर है। ठीक है। देन इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड। सबसे पहले तो देखो इसके अंदर क्या है आपके पास में, हम इसमें आपको दिखाते हैं कि इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से हैं। इसको हमको अपन को क्या करना है? मैच करना है। ठीक है। इसके ये आगे कोड आगे नजर आएंगे। तो देखो क्या होगा कि इसमें जो है पॉलीगेनी क्या होती है? तो पॉलीगेनी देखो आपके पास में होती है कि फीमेल मेट वंस मेल्स आर वेरिएबल इन मेट। ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है? इसका जो इसमें आएगा, फीमेल्स मेट वंस मेल्स आर वेरिएबल इन मेट। ठीक है। और इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है, पोलिएंड्री क्या होती है? पोलिएंड्री क्या होती है? मेल मेट, इसमें आ जाएगा मेल मेट वंस फीमेल्स आर वेरिएबल इन मेट नंबर्स। ठीक है।
तो फर्स्ट में कौन आ गया, फोर्थ आ गया, सेकंड में क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। देन इसके बाद में थर्ड जो है पोलीगेमी, ठीक है। सी में क्या आएगा आपके पास में, थर्ड आएगा जिसमें बोथ सेक्सेस हैव वेरिएबल मेट्स नंबर्स फीमेल मेटिंग सक्सेस इन मोर वेरिएबल देन मेल मेटिंग सक्सेस, ठीक है। देन पोलियंड्री क्या हो जाएगा आपके पास में, डी में सेकंड आ जाएगा, जो बच गया वो क्या आ जाएगा, डी में सेकंड आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें देखो क्या आएगा, अपना जो आंसर जो होगा वो क्या आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, फोर्थ, ठीक है। देन बी में क्या आएगा, बी में आपके पास में कौन सा आएगा, बी में आएगा फर्स्ट, ठीक है। देन सी में क्या आएगा, सी में आपके पास में आएगा थर्ड। देन डी में क्या आएगा, डी में आएगा आपके पास में सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके क्या रहने वाले, इसके अंदर आंसर रहने वाले हैं, ठीक है। तो अपना जो ASRB नेट वाला जो है सिलेबस, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, नेट के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कोर्स सबसे ज़्यादा क्या रहने वाला है, इफेक्टिव रहने वाला है। इसको भी आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज ही क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।